कार्यक्रम में प्रमुख भूमिका में उपस्थित हम सब के बीच में काम करने वाले मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लाल सिंह आर्य जी, केंद्रीय मोर्चे की ओर से मध्य प्रदेश राज्य के प्रभारी सांसद, मोर्चे के महामंत्री आदरणीय श्री भोला सिंह जी, हमारे मोर्चे के सह प्रभारी आदरणीय अनिल जी, अभी हम सबका मार्गदर्शन जिन्होंने किया, वैसे हमारे योग्य और यशस्वी संगठन मंत्री मान्यवर श्री हितानंद जी, पंकज जोशी जी, भगवान परमार जी, हमारे प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी, पार्टी के महामंत्री हमारे हरिशंकर खंडीक जी, हमारी बहन संध्या जी और पार्टी के अध्यक्ष कमल जी, मनीष राजौरिया जी, आदरणीय मुंशीलाल जी, डॉक्टर भाग्य प्रसाद जी, गोपीलाल जी, हमारे पूर्व मंत्री श्रीमती माया सिंह जी, पूर्व मंत्री श्रीमान ध्यानेंद्र सिंह जी, हमारे निगम के अध्यक्ष मुन्नालाल गोयल साहब, चिंतामणि जी, गौतम केटवाल जी, बहुत सारे लोगों के नाम ले सकता हूँ मैं, घनश्याम रोनिया जी, और बैठक में उपस्थित सभी कार्य समिति के सदस्य, भाइयों बहनों और उपस्थित सज्जन। मुझे कल मालूम हुआ कि ग्वालियर की इस पावन धरा पर हमारे अनुसूचित जाति मोर्चे के भाई बहन बैठक करने के लिए पधार रहे हैं। जब किसी क्षेत्र में बैठक होती है तो स्वाभाविक रूप से उस क्षेत्र में काम के विस्तार में भी मदद मिलती है और उस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के लिए भी ये सौभाग्य और प्रसन्नता का विषय होता है। मैं चूंकि ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूं, इसलिए इस मौके पर प्रदेश भर से आए हुए हमारे कार्य समिति के सदस्य सभी भाइयों और बहनों का मैं भी अपने शहर में हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन। जब राजनीतिक दल गठित होता है तो स्वाभाविक रूप से तत्कालीन नेतृत्व के मन में पार्टी और बढ़े इस प्रकार की आकांक्षा योजना मन में रहती है। हम लोगों की भी जो राजनीतिक यात्रा है वो 1951 में शुरू हुई, लेकिन जब यात्रा आरंभ हुई तो फिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हों, अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, कुशाभाऊ जी ठाकरे हों, लाल कृष्ण आडवाणी हों, कृष्णलाल शर्मा हों, विजय कुमार मल्होत्रा हों, मदन लाल खुराना हों, नारायण सिंह केसरी हों, जगन्नाथ राव जोशी हों, ऐसे जो उस कालखंड के बहुत सारे कार्यकर्ता थे वो सब जवान थे।
पार्टी के नेताओं की उम्र ही अगर 25, 26, 27, 28 साल हो तो उस संगठन में कोई युवा संगठन बने इसकी जरूरत ही महसूस नहीं होती। लेकिन धीरे धीरे जब जनसंघ बढ़ा और जनसंघ के नेताओं को यह ध्यान आया कि युग के साथ परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन के लिए पार्टी का विस्तार जरूरी है, पार्टी के विस्तार के लिए अंग और प्रत्यंग जरूरी है, और इसलिए एक समय जनसंघ ने विचार किया कि हमको कुछ विशिष्ट क्षेत्रों को पहचान करके अपने काम को विस्तार देने की योजना बनाना चाहिए। और इसलिए जनसंघ के अंतिम दौर में ये 70, 71, 72 के आसपास पार्टी ने अनुसूचित जाति मोर्चा बनाया, युवा मोर्चा बनाया। युवा मोर्चा उस समय भारतीय युवा संघ हुआ करता था, मोर्चा नहीं था। और जनजाति मोर्चा बनाया, किसान मोर्चा बनाया, महिला मोर्चा बनाया। लेकिन जब ये मोर्चे बने थे तो बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियां थी। मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे युवा संघ में भी स्थानीय समिति में काम करने का अवसर मिला। लेकिन यहाँ दो लोग विशेष रूप से मैं याद करना चाहूंगा। एक तो नारायण सिंह केसरी, जो आज हम सबके मध्य बैठे हुए। जब अनुसूचित जाति मोर्चे के काम को आगे बढ़ाने की बात आई तो नारायण सिंह केसरी जी के कंधे पर यह जिम्मा सौंपा गया। लेकिन नारायण सिंह केसरी जी ने अपनी टूटी फूटी टीम के सहारे जो काम मध्य प्रदेश में खड़ा किया, उसका ही परिणाम आज का यह अनुसूचित जाति मोर्चा है। इसलिए नारायण सिंह केसरी जी जैसे पूर्वजों को हमेशा ध्यान भी देना चाहिए, उनके मान सम्मान के बारे में भी सोचना चाहिए, और वो भविष्य की पीढ़ी के केंद्र में प्रेरणा कैसे बने, इस मामले में हमारे मोर्चे के कार्यकर्ताओं की योजना करनी चाहिए। मुझे उस समय ध्यान है, मामी साहब यहाँ बैठी हुई है, नारायण सिंह केसरी जी को देखते थे अनुसूचित मोर्चे में और कुसुम महदेव को देखते थे महिला मोर्चे। उस कालखंड में महिला को चुनाव लड़ाकर जिताना ये भी कठिन था। तो मुझे ध्यान है 83 में ग्वालियर नगर निगम का चुनाव हुआ तो हम डायरेक्ट महिला को टिकट देकर नहीं जिता पाएंगे, क्योंकि पुरुष प्रधान मानसिकता के लोग ज्यादा हैं। तो मामी जी सबसे पहले एल्डरमैन के रूप में नगर निगम में आई थी। कुसुम महदेव जी ने भी बहुत अथक परिश्रम किया। उस समय कोई महिला मोर्चे की बड़ी बैठक नहीं हो पाती थी। जब ऐसा प्रवास होता था तो कुछ अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर बैठक करके कुछ विचार आदान प्रदान ये किया जाता था। लेकिन बहुत ही मुश्किलों भरे रास्ते से निकलकर यह यात्रा यहाँ तक पहुंची है। जनता पार्टी बनी, 80 में फिर भारतीय जनता पार्टी बनी। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही आकार ग्रहण किया तो चुनाव परिणाम पीछे होते रहे, वो एक अलग पक्ष है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को प्रधानता दी तो भारतीय जनता पार्टी को भी मजबूत बनाया और हर मोर्चे और प्रकोष्ठ को भी मजबूत बनाने का काम पार्टी ने किया।
लेकिन आज भी हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। देश में हमारी केंद्र में, राज्य में बहुमत वाली सरकार है, लेकिन इसके बाद भी हमारे लिए बहुत काम करना शेष है। और शेष काम को पूरा करना है तो उसके लिए पार्टी के कार्यक्रम एक पक्ष है, लेकिन मोर्चे के कार्यक्रम, मोर्चे की गतिविधियां यह उससे ज्यादा भी मजबूत पक्ष है। पार्टी में समग्रता को लिए हुए कार्यक्रम की आयोजना होती है। मोर्चे में मोर्चे के कार्य क्षेत्र को बढ़ाने की दृष्टि से कार्य योजना होती है और धीरे धीरे ये मोर्चे जब अपने वर्ग में काम को मजबूत कर देते हैं तो अंततोगत्वा भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती है। और ऐसी स्थिति में जब हम अनुसूचित मोर्चे के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं तो हम सबकी ये जिम्मेवारी है कि अनुसूचित जाति के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की पैठ हो, भारतीय जनता पार्टी की पहुंच हो। ये प्रमुख रूप से जिम्मेवारी हमारे मोर्चे के कार्यकर्ताओं की है। सामान्यतः संगठन और कार्यकर्ता निर्माण, ये दो चीजें औपचारिकता में से नहीं निकलती। इसके लिए अनौपचारिकता जरूरी है। व्यक्ति निर्माण, किसी सभागार में भाषण दे दो और बहुत अच्छा भाषण भी हो और हम ऐसा मान लें कि कार्यकर्ता पूरा भाषण पी गया और वो तैयार हो गया, ऐसा होता नहीं है। कोई ईश्वर का ही उपदेश हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मनुष्य के भाषण का इतना महत्व तो नहीं होता। लेकिन अगर अनौपचारिक कार्यक्रमों को हम आयोजित करेंगे और बिना काम के लोगों से बातचीत करेंगे, बिना स्वार्थ के, बिना चुनाव के हम लोगों के बीच में जाएंगे, तो मेरा पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का काम अनुसूचित जाति क्षेत्र में तीव्र गति से बढ़ेगा। कुल मिलाकर होता यह है कि जब चुनाव होता है तो आप लाल सिंह जी को कहते हैं अनुसूचित जाति क्षेत्र का दौरा करो, वहां वोट दिला दो, वहां ऐसा कर दो, वहां वैसा कर दो। सिर्फ अब चुनाव के समय कहते हैं कि आप जाटव समाज में जाओ या एससी समाज में जाओ, लेकिन पूरे साल भर हम भारतीय जनता पार्टी का ज्ञानोदय ही कार्यकर्ता को पढ़ाते हैं। तो जब भारतीय जनता पार्टी का ज्ञान और विचार 4.5 साल हम देंगे उन्हें और अगले 6 महीने में जाकर कहेंगे अनुसूचित जाति का वोट दिला दो, तो मतलब हल नहीं होगा। जब चुनाव नहीं है, बिना स्वार्थ के, बिना कार्यक्रम के, बिना वोट मांगे अगर हम लोगों के बीच में जाएंगे, उनसे संबंध बढ़ाएंगे, उनका सहारा बनेंगे, उनका विश्वास जीतेंगे, तो जब आपका मौका आएगा तो वो ब्याज सहित आपको लौटाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान का आदमी अभी इतना स्वार्थी नहीं है। तो इसलिए मैं कई बार कहा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी बड़े से बड़े और छोटे से छोटे पद पर नियुक्त कर सकती है। नियुक्ति होगी तो नियुक्ति का कार्यकाल होगा। उस कार्यकाल का हम कैसे उपयोग करें, ये हमारे
विचार का विश्लेषण का विषय होना चाहिए। और पार्टी का पदाधिकारी होना एक पक्ष है, लेकिन किसी वर्ग में, क्षेत्र में, देश में मान्यता प्राप्त नेता होना यह बिल्कुल दूसरा पक्ष है। कार्यकर्ता को पहचान करके पार्टी पदाधिकारी तो बना सकती है, लेकिन अगर जनता के बीच में अनौपचारिक पहुंच नहीं है तो पार्टी आपको नेता नहीं बना सकती। लेकिन पार्टी की अपेक्षा यह है कि अगर हमने अलग अलग मोर्चे बनाए तो ये मोर्चे इस प्रकार से काम करें कि मोर्चे का हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के बराबर कद्दावर कार्यकर्ता के रूप में निर्माण हो। भारतीय जनता पार्टी की यह अपेक्षा है। भारतीय जनता पार्टी सोचती है अनुसूचित मोर्चे के हमारे जितने कार्यकर्ता हैं मंडल मंडल में फैल जाएं, गांव गांव में फैल जाएं और वहां उनके नेतृत्व की स्वीकार्यता हो जाए, वो नेता के रूप में स्थापित हो जाए। जब विधायक बनाने की जरूरत पड़े तो उनको विधायक का टिकट मिले, जब सांसद बनाने की जरूरत पड़े तो उन्हें सांसद का टिकट मिले, अन्य पदों पर नियुक्ति की जरूरत पड़े तो वहां उनको अवसर मिले। तो नेतृत्व निर्माण मोर्चा उसकी एक तौर से पाठशाला है। मोर्चे में अगर सेल्फी को ज्यादा महत्व दोगे तो सेल्फी तो खिंच जाएगी, लेकिन बाकी परिणाम देना मुश्किल जाएगा। इसलिए पार्टी की बैठक हो, कार्यक्रम हो, कहा जाता है कि मोबाइल बंद कर लें। ये इसीलिए बंद करने को कहा जाता है कि आप एकाग्र होकर जो गतिविधि चल रही है कम से कम उस गतिविधि के भीतर से गुजरो, तो उसको सुनो। तो सुनने के बाद कितना स्वीकार करोगे दूसरे क्रम का बात, लेकिन अगर हम और कामों में लगे रहे तो बैठक में पूरा टाइम भी जाएगा, हम पद्धति भी नहीं समझ पाएंगे। जिस हेतु किराया खर्च करके हम आए हैं वो हेतु भी हमारा पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सामान्य तौर पर जो मोर्चे की भूमिका है वो मोर्चे की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो आज अनुसूचित जाति मोर्चे का कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा है कि वो कल भारतीय जनता पार्टी का उसी कद का प्रभारी या पदाधिकारी बने। कोई भी मोर्चा आने वाले कल की भारतीय जनता पार्टी, एक जिम्मेवारी के साथ हमको अपनी भूमिका का अपने अपने स्थान पर निर्वाह करना चाहिए। मुख्य रूप से आज के समय में दलित क्षेत्र में, जनजाति क्षेत्र में हमारे विचार के विरुद्ध, और मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि भारतीय विचार के विरुद्ध एक षड्यंत्र पूर्वक कार्यवाही कुछ क्षेत्रों में और वर्गों में चल रही है। इसका समुचित उत्तर जवाब देने के लिए हमको मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए। मानसिक रूप से तैयार होना है तो हमें डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ना चाहिए, हमें ज्योतिबा फुले को पढ़ना चाहिए, हमें सावित्रीबाई फुले को पढ़ना चाहिए, हमें भक्त रैदास को पढ़ना चाहिए, हमें कबीर को पढ़ना चाहिए। ऐसे अनाम विभूतियां हैं जिन्होंने जन्म तो दलित समाज में, पिछड़े समाज में लिया होगा, लेकिन अपने कृतित्व और व्यक्तित्व से उन्होंने पूरे देश को आलोकित करने का काम किया है। अगर हम उन्हें पढ़ेंगे भी तो हम मन से
पार्टी के आइडियोलॉजी के अनुसार अपने आप को तैयार नहीं कर पाएंगे, और तैयार नहीं कर पाएंगे तो सामने वाला जिरह करेगा, हमारे पास उत्तर नहीं होगा। उत्तर नहीं होगा तो मैदान में हम हारे हुए खिलाड़ी की तरह महसूस किए जाएंगे। जब हारे हुए खिलाड़ी की तरह महसूस किए जाएंगे तो कोई हमारा नेतृत्व स्वीकार नहीं करेगा। बाबा साहब अम्बेडकर, जन्म तो उनका दलित समाज में हुआ, इंदौर मऊ, लेकिन वो बहुत ही योग्य और होशियार व्यक्ति थे। किसी भी मानदंड से उनके योग्य व्यक्तित्व और कृतित्व को नापना उस कालखंड में भी कई लोगों के लिए असंभव सा रहा। सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में अगर किसी ने देशज पद्धति को लेकर किताब लिखने का काम किया तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक दंतोपंत ठेंगड़ी जी ने पूरे संघ को संतुष्ट किया, कन्विंस किया, और उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर बहुत विराट व्यक्तित्व के धनी हैं और इन पर लिखना इनके जीवन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। तो दंतोपंत जी ने लिखा। दंतोपंत जी की उस बुक्स के बाद बहुत सारी चीजें देश के मानस पटल पर आई, लेकिन जन्म उनका दलित समाज में हुआ, लेकिन उनका व्यक्तित्व अच्छा था, कृतित्व अच्छा था। जैसी कहावत है ना, भूत के पांव पालने में दिखते हैं, तो ऐसे उनके पांव पालने में दिखाई दे रहे थे। तब तो बड़ौदा के गायकवाड़ महाराज ने उनकी शिक्षा दीक्षा का पूरा इंतजाम किया। बड़ौदा के गायकवाड़ दलित नहीं थे, लेकिन उन्हें लगा कि अगर इस व्यक्ति को सहयोग किया जाए, व्यक्ति देश के लिए असर साबित होगा। उस कालखंड की परिस्थितियां अलग थी, ऊंच नीच की परिस्थितियां थी, उच्च और नीच की परिस्थितियां थी। वो समाज का एक विकृति काल था, वो सच्चाई भी थी, और उस सच्चाई से समाज भी अप्रभावित नहीं था, डॉक्टर अंबेडकर भी अप्रभावित नहीं थे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जन्म से दलित थे, व्यक्तित्व से वो बहुत ही उच्च कोटि के व्यक्ति थे, इसलिए बड़ौदा के गायकवाड़ ने उन्हें पढ़ाया। और अंबेडकर ये बाबा साहब का सरनेम नहीं है। बाबा साहब को पढ़ाने वाला एक ब्राह्मण अध्यापक था। उस कालखंड की जो परिस्थितियां थी, उनको ये लगता था कि ये बालक अगर इस परिस्थिति में रहेगा तो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो अंबेडकर जी जो उनके मास्टर थे, उन्होंने कहा कि बेटा तुम भीमराव, राजाराम अंबेडकर मेरे सरनेम का इस्तेमाल करो। अगर ऐसी परिस्थिति होती और सब जगह भेदभाव और ऊंच नीच सच होता तो न बड़ौदा के गायकवाड़ पढ़ाते और ना ही अंबेडकर जी अपना नाम उन्हें देते। लेकिन सब क्यों कर रहे थे? गुण के आधार पर कर रहे थे, कर्म के आधार पर कर रहे थे। ये अलीपुरा वाली जो रोड अपना दिल्ली में अभी अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनाया, 26 अलीपुरा रोड, तो इस जगह पर 3 कोठियां थी। ये राजस्थान में सिरोही के राजा राजपूत थे, उनकी 3 कोठियां थी। तो डॉक्टर अंबेडकर जी का और
सर जी का काफी दोस्ताना था और विचारों की साम्यता थी। एक विषय को लेकर डॉक्टर अंबेडकर जी ने नेहरू जी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने अपने सहायक लोगों से कहा कि भाई ये सरकारी बंगला आज ही खाली करना है। अब मेरा इस्तीफा हो गया है, 24 घंटे के भीतर ये सरकारी मकान छोड़ना। तो उनके सहयोगी थे, इधर उधर सब जगह देखने गए मकान की, अंबेडकर जी के लिए भी किराए से मकान ले लें। तो करोल बाग में किसी जगह वो पूछने गए, वहां सिरोही के प्रिंस बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा कि भाई अंबेडकर के मकान के लिए क्यों आप घूम रहे हो? वो तो कानून मंत्री हैं, उनके पास तो सरकारी बंगला है। तो उनके सहयोगियों ने बताया कि भाई उन्होंने नेहरू जी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है और शाम तक किसी दूसरे मकान में उनको पहुंचना है और उन्होंने कहा आज रात तक ढूंढ के लाओ। तो सिरोही के महाराजा ने कहा कि मैं उनको मकान दूंगा, आप मुझको उनके पास ले चलो। तो जो उनके सहयोगी थे उनको लेके वहां आ गए। डॉक्टर अंबेडकर जी ने पूछा, मैं आपको पहचाना नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं सिरोही का महाराजा हूं और हम और आप लंदन जाते समय एक बार जहाज में मिले थे। उस समय लंदन में एक मेरा केस चल रहा था और मैं उस केस को लड़ने के लिए लंदन जा रहा था। आप भी उसी जहाज में थे। हम लोगों की बातचीत हुई, आपने मुझसे पूछा कि आप क्यों जा रहे हो। मैंने बताया, मैं आपको नाम से जानता था, आप अच्छे वकील हैं ये भी जानता था। तो मैंने उस समय आपसे कहा था कि आप मेरा केस लड़ लो। तो आपने मुझे कहा कि मैं किसी बड़े आदमी का मुकदमा नहीं लड़ता हूँ, मैं गरीब गुरबों का मुकदमा लड़ता हूँ और फ्री में लड़ता हूँ, उसका कोई शुल्क नहीं लेता। इसलिए आप तो बड़े आदमी हैं, राजा महाराजा हैं, तो आपका मुकदमा मैं लड़ूं, ये मेरी आचार संहिता का पार्ट नहीं। लेकिन चूंकि आप मुझसे क्यों प्रभावित हुए मालूम नहीं, थोड़ी देर बाद आपने कहा कि भाई केस की फाइल हमको दो। तो केस की फाइल मैंने आपको दी, आपने उसे पढ़ा। पढ़ने के बाद कुछ नोट्स बनाया और नोट्स बनाकर मुझे आपने दिया कि जिस वकील से पैरवी कराना हो ये 20 पॉइंट उस वकील को दे देना, पर इसी के इर्द गिर्द वो बहस करे, आपका केस ठीक है, आप जीत जाओगे, लेकिन मैं तो आपकी वकालत नहीं करूंगा। मैं जब लंदन पहुंचा, मैंने वकालत वकील को बात की। जब मैंने वो ब्रीफ नोट बताया तो हमारे वकील साहब बोले कि ये नोट किसने बनाया? इस नोट बनने के बाद तो अब जिरह की बात ही खत्म हो गई। और बोले उन्होंने जिरह की, मैं मुकदमा जीत गया। तो चूंकि आपके बताए हुए जो नोट्स थे उन्हीं के कारण मैं मुकदमा जीता, तो आपका ये एक एहसान मुझ पर है। मेरे पास 3 बंगले हैं, मैं 3 बंगलों का उपयोग नहीं कर पाता हूं, इसलिए एक बंगला आप ले लीजिए, इसमें आप रहिए। फिर ये चला कि भाई बिना किराए के नहीं रहेंगे। तय हुआ कि 1 रुपया किराया देंगे। बाद में सिरोही महाराज किराया ले लेते थे और अंबेडकर फाउंडेशन को वो दान देते थे। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा था कि व्यक्ति किस कोख से जन्म लिया यह महत्वपूर्ण नहीं है। व्यक्ति ने जन्म लेने के बाद कौन सा रास्ता पकड़ा और कौन सा कर्म किया, यह उसे महान बनाता है। और इसलिए अंबेडकर की यात्रा में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारा संघर्ष आया, लेकिन अंबेडकर जी उस समय भी महान थे, आज भी महान है और उनकी प्रासंगिकता लंबे समय तक पूरी दुनिया के सामने जीवित रहने वाली है। मेरे लिए
गौरव की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हो, यह सरकार जब देश के बारे में विचार करती है, यह सरकार जब दलित समाज के बारे में विचार करती है, तो डॉक्टर अंबेडकर को सामने रखकर उनके बताए हुए मार्ग पर भी चलने का प्रयास करें। अब वो लंबा विषय है कि मैं एक एक विषय करके आपको बताऊं कि अंबेडकर जी ये चाहते थे भारत सरकार की योजना उसके माध्यम से इसको पूरा करना, राज्य सरकार की ये योजना। मुझे लगता है एक सत्र में किसी समय लाल सिंह जी है तो इसका विश्लेषण भी करना चाहिए, इसके लिए लिटरेचर भी छापना है तो छापना चाहिए। अंबेडकर जी कांग्रेस के हैं ऐसा लोग मानते थे और इसलिए आजादी के लंबे कालखंड तक अंबेडकर जी की तस्वीर लगाकर कांग्रेस पार्टी ने वोट प्राप्त करके सत्ता पाई। लेकिन अंबेडकर जी को कभी कांग्रेस ने पसंद नहीं किया। जब राष्ट्रीय सरकार पहले बन रही थी तो उस समय नेहरू जी नहीं चाहते थे कि अंबेडकर जी उस सरकार का हिस्सा बने, तो महात्मा गांधी ने इंटरवीन किया था और ये कहा था जवाहरलाल, अगर डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये लोग अगर मंत्रिमंडल में नहीं रहेंगे तो ये नेशनल गवर्नमेंट नहीं हो सकती, राष्ट्रीय सरकार नहीं हो सकती, ये कांग्रेस की सरकार कहलाएगी। तो महात्मा गांधी के इंटरवीन करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर मंत्री बने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग मंत्री बने। मतलब आप देखिए कि डॉक्टर अंबेडकर जी का इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतना बड़ा कृतित्व, योग्यता के आधार पर संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया, संविधान उन्होंने सबके साथ मिलकर लिखा जो आज भी प्रासंगिक है, आने वाले कल में भी प्रासंगिक रहेगा। लेकिन वो आदमी चुनाव जीतकर पार्लियामेंट में नहीं आए, इसके लिए कांग्रेस के तथाकथित नेताओं ने उस कालखंड में कोई कसर नहीं छोड़ी। महाराष्ट्र में डॉक्टर अंबेडकर चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री उनके खिलाफ सभा करने के लिए गए। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर आपने वोट मांगा तो डॉक्टर अंबेडकर के जन्मस्थल मऊ को आपने क्यों विकसित नहीं किया? केसरी जी यहां बैठे हुए, मुझे ध्यान है जब 90 में हमारी सरकार बनी तो उस समय पटवा जी 14 अप्रैल को वहां दर्शन करने के लिए गए। हमारे पहले मुख्यमंत्री थे पटवा जी, जिन्होंने वहां पर स्मारक बनाया जाए इसके लिए 25 लाख रुपए की स्वीकृति दी। उसके बाद पटवा जी की सरकार चली गई, कोई सरकार ने काम नहीं किया। कांग्रेस की सरकार 10 साल तक रही। हम 2003 में आए, 2004 में हमारे मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर 14 अप्रैल को मऊ गए तो उन्होंने कहा कुछ हुआ ही नहीं। तो बाबूलाल गौर जी ने 2 करोड़ रुपया मंजूर किया। साल भर बाद गौर साहब मुख्यमंत्री नहीं रहे, शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद हम लोग 14 अप्रैल को मऊ गए तो आज आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का जो डॉक्टर अंबेडकर जी के प्रति समर्पण और श्रद्धा है उसका स्मारक मध्य प्रदेश की सरकार ने बनाकर आज मऊ में खड़ा किया। 14 अप्रैल को लाखों लोग आते थे महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से। पानी पिलाने वाला नहीं होता था। आज 14 अप्रैल को अगर आप मऊ जाएंगे तो चाहे आप महाराष्ट्र से आओ, चाहे गोंदिया से आओ, चाहे छत्तीसगढ़ से आओ, जो भी हमारा अनुसूचित जाति का भाई, अन्य जाति का भाई डॉक्टर अंबेडकर जी को श्रद्धा व्यक्त करने के लिए आता है, मध्य प्रदेश की सरकार
तरह दलित कुंभ मऊ घोषित कर दिया। इसी प्रकार से चाहे अंबेडकर जी की दीक्षा भूमि हो, चाहे उनकी परिनिर्वाण भूमि हो, चाहे लंदन के मकान में उन्होंने जहां अध्ययन किया हो, चाहे अलीबाग रोड 26 का मामला हो, इस पर भी भाजपा नहीं किया। मुझे ध्यान है जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, सत्यनारायण जेठिया जी सामाजिक न्याय मंत्री थे, उसी समय अलीबाग वाला रोड बंगला अटल जी ने कहा था कि अंबेडकर जी के नाम से इसको डेवलप करना चाहिए, और वह सिरोही महाराजा ने से जिंदल ने ले लिया था। जिंदल को पेमेंट करके भारत सरकार ने खरीदा। और मुझे ध्यान है मोदी जी जब प्रधानमंत्री बन गए तो बहुत सारे लोग हर साल एक कार्यक्रम करते थे, वहां एक इंटरनेशनल भवन बनना चाहिए अंबेडकर जी के नाम पर। रामविलास पासवान जी से लेके हमारे मध्य प्रदेश के तमाम लोग साल में एक बार इकट्ठा होते थे। जब मोदी जी ने उनको मिलने का समय दिया तो मोदी जी ने पूछा आपकी क्या अपेक्षा है? साहब इस बंगले में अंबेडकर जी का प्राणांत हुआ, ये उनकी यादगार स्मारक के रूप में तब्दील कर दिया जाए। क्या चाहिए? 30-40 करोड़ रुपया लगेगा, अगर सरकार दे दे तो हो जाएगा। तो मोदी जी ने कहा 30-40 में नहीं होगा, 200 करोड़ रुपया इसके लिए प्रावधान रखा जाएगा, और मैं अपनी कल्पना के अनुसार अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर तैयार करवाऊंगा। आज आप जाके अलीबाग रोड में देख सकते हैं। मैं कुल मिला के कहना यह चाहता हूं कि युग कोई भी रहा हो, अगर सतयुग था तो राम थे तो रावण भी थे, द्वापर था कृष्ण थे तो कंस भी था, कलयुग है तो नरेंद्र मोदी का राज है, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, लेकिन तमाम सारे रावण फन लगाए हुए हमें दिखाई देते हैं। अच्छे व्यक्ति और बुरे व्यक्ति हर युग के रहे, लेकिन कोई एक व्यक्ति खराब हो इससे पूरा समुदाय खराब नहीं हो सकता। अपवाद को सच बनाना, अपवाद को प्रेम का केंद्र बनाना, यह किसी भी समाज या मनुष्य के लिए आत्मघाती कदम होता है। लोग अपवादों को उपयोग कर रहे हैं, जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज समय की आवश्यकता है। सबका साथ सबका विकास मंत्र के आधार पर हम दावे के साथ ये कह सकते हैं, हम हिंदुस्तान की तस्वीर भी बदलेंगे और दुनिया के नक्शे को भी तब्दील करना है। हमारा नेतृत्व बलशाली है, हमारी नीतियां पवित्र रास्ते की हैं, और हमारी नीयत साफ है तो सफलता सिर्फ भाजपा के कदम चूमेगी, सिर्फ भाजपा के कदम चूमेगी। यह आत्मविश्वास हम कार्यकर्ताओं के मन में होना चाहिए। जो जहर फैलाने वाले लोग गलत उदाहरण देकर समाज में डरने से पैदा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से लोगों को दूर करना चाहते हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब देने की जिम्मेवारी अनुसूचित जाति मोर्चे के हमारे कार्यकर्ता मित्रों की है। मुझे बहुत प्रसन्नता है लाल सिंह जी और कैलाश यादव जी की अगुवाई में यह मोर्चा दिनों दिन आगे बढ़ रहा है। आने वाले कल में ये देश के सामने विद्यमान चुनौतियों को स्वीकार करके खरा उतरे और सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।